Good morning, friends. Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat, Gandhinagar, representing the video lecture about design of AC machine subject, Unit 1, design of three-phase induction motor. So, as previously we already completed all the theory regarding the design of induction motor or a design of three-phase induction motor particularly. Now इन सारी थियरी सेशन के बाद हमने थियरी डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे काफ़ी डेरिवेशंस किए थे। उसमें हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि भाई हम न्यूमेरिकल पोर्शन एक साथ लेंगे तो क्या है कि आपको कोई भी थियरी के बेसिस पे जितनी भी इक्वेशन है उसे कितनी तरह से वेराइटी ऑफ एग्जांपल एक साथ मिले, या फिर उसे कैसे वो चेंज कर सकते हैं पैरामीटर्स, या फिर कैसे करके आपको वो एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमने एग्जाम्पल के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो कि अलग से डिज़ाइन की है, ये है आपके वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन दैट इज़ explained here. So I would like to give you one suggestion regarding the numericals, that you have to write all the equation of your all theories regarding this unit, बिकॉज आपको कोई भी इक्वेशन में किसका रिलेशन कहाँ से कैसे आया उसके लिए आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जो कि उसके इक्वेशन के डेरिवेशन में से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। क्लियर? सो शायद आप लोगों को अगर इस एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना है इन योर जीटीयू एग्जामिनेशंस, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स अटेंड करने हैं। और मैं आपको ये एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आप कोई भी जीटीयू का डिज़ाइन ऑफ एसी मशीन 7 सेम का आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कोई भी पुराना पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स जो कि देखे जाएंगे, उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि एक क्वेश्चन या फिर एक एग्जाम्पल कंपलसरी में होगा और बाकी के दो एक दूसरे के ऑप्शंस में आते रहेंगे। तो नॉर्मली 3 कंपलसरी एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स तो आपको मिनिमम अटेंड करने ही है। इन बिटवीन आपको एक जो कि 1A, B और C में, जो कि 1C में 7 मार्क का एग्जाम्पल है वो कंपलसरी बनता है, और बाकी बनता है 2C और 2C एज पर योर GTU गाइडलाइंस और GTU सिलेबस। तो उस हिसाब से अगर हम देखें पुराने पेपर के एनालिसिस के बेसिस से, तो 1C या फिर 2C में जो भी आपका इक्वेशन या फिर जो भी आपका न्यूमेरिकल बनता है वो मेनली सबसे पहले हम देखें कि मेन डायमेंशन ऑफ द मशीन या फिर मेन डायमेंशन ऑफ इंडक्शन मोटर बेसिकली उसके डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। और एज पर अवर GTU गाइडलाइंस जो कि 1C का या फिर 2C का क्वेश्चन है जो आपके बेसिक के रिगार्डिंग होगा या फिर बेसिक ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो इसके लिए GTU के हिसाब से आप देखो तो ये एग्जाम्पल आपको अटेंड कैसे भी करना है, उसके लिए आपको ज़रूरी है उसके सारे एग्जाम्पल्स आप देख लो, उसकी सारी पैटर्न को आप स्टडी कर लो, तब जाके आप ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो। सो उसके लिए मेन डायमेंशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, that first pattern or first type of the numerical which is described here। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स एंड आपको बताए हुए हैं, तो आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग दी न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस यूनिट आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सारे एक साथ लिखो तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे इक्वेशन भी सामने होंगे। देन आफ्टर सारी पैटर्न या फिर कौन से डेटा में कैसे क्या वेरिएशन आ सकता है, वो सारी चीज़ें जो एक साथ होगी तो आपको एग्जाम्पल में कोई चीज़ रट्टा नहीं मारने पड़ेगी या फिर आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा। सो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई वुड like to start this numerical. Our first numerical is write down the data that determine the diameter and length. It means find the D and L for the stator core, for which motor that machine specifications are like for a 11 kilowatt 400 volt 3 phase 4 pole 1425 rpm rotations per minute and delta connected induction motor. Here the specific magnetic and electrical loadings are 0.45 Weber per meter square
and 2300 ampere conductor per meter irrespectively. Clear? And its full load efficiency should be 0.85 and power factor is approximately 0.88. But here they already provided ratio between L by tau should be 1, जो कि हमने पहले भी बताया था कि आपको ऑलमोस्ट डेटा में L by tau देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो आपको ऐसा मेंशन करते हैं कि डिज़ाइन दी मोटर एज पर स्टैंडर्ड नोटेशंस। सो उसके लिए आपको L by tau 1 लेना है, अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो। क्लियर? सो लेटर स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोई भी डेटा दिया है तो आपको क्या करना है कि उसका गिवन डेटा जस्टिफाई करना है कि भाई गिवन डेटा में आपको क्या प्रोवाइड किया है। तो आपके रेटिंग मोटर के क्या है 11 किलोवाट, देन आफ्टर इट्स phases that are 3 phase, then after 4 pole delta connected, specific magnetic and electrical loadings are there and efficiency is also there. Clear? यहाँ पे आपके रोटेशंस भी आपको दिए जो कि आरपीएम में है। आई वुड लाइक टू से कि आप साथ में ही रोटेशंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, वरना आपको नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा। देन आफ्टर स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग आर ऑल्सो देयर एंड इट्स पावर फैक्टर इज देयर एंड दे ऑलरेडी मेंशन्ड L by tau should be 1 as per the standard design. Clear? Okay. Now let us start to solve this example. तो उसके लिए आपको केवीए रेटिंग में अगर हम कन्वर्ट करें तो केवीए इनपुट कितना बनता है, तो आपको पता है कि किलोवाट डिवाइड बाय इट्स एफिशिएंसी इनटू पावर फैक्टर, या फिर इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि केवीए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू पावर फैक्टर इनटू इट्स केवीए। क्लियर? तो इस हिसाब से ये सारी वैल्यू जो कि 11 किलोवाट है, देन आफ्टर आपका पावर फैक्टर और एफिशिएंसी को आप इनसे कन्वर्ट करते हो तो आपके केवीए रेटिंग मिल जाएंगे 14.7 केवीए। यहाँ पे मैंने बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड की जो आप बात कर रहे हो कि उसकी रोटर की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, दैट इज डिवाइड 2f डिवाइड बाई p और इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू f जो कि आपका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एंड 4 पोल मशीन इट मीन्स 4। सो 15 into 2 is equal to 100 divided by 4 is equal to 25 RPS. क्लियर? तो ये आपका बनेगा सिंक्रोनस स्पीड। नाउ हम वाइंडिंग फैक्टर जो भी आपका है और स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर जो कि 0.955 ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम देखें कि ये आपकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो आपकी आउटपुट इक्वेशन क्या है, या फिर आउटपुट इक्वेशन आपको पता है C0d2L इंटू NS, जहाँ पे आपने LS फाइंड कर लिया है, L और D हमें फाइंड करने हैं जो कि हमारा अननोन पार्ट है। तो अब क्या बचा C0, तो C0 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि C0 का इक्वेशन है 11 इंटू KW इंटू BAV AC इंटू 10⁻³ in terms of that 11 into winding factor into specific magnetic and specific electrical loadings into 10⁻³ तो ये सारी वैल्यू जो कि आपको डेटा में ऑलरेडी दी हुई है, 11 जो कि आपकी KW के हिसाब से 0.95 जो आपका वाइंडिंग फैक्टर की बात है, BAV और AC की वैल्यू दे दी है जो कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग रिप्रेजेंट करता है इंटू 10⁻³। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो कि C0 की वैल्यू क्या बनती है 108.7268 केवीए पर मीटर क्यूब इंटू RPS। यहाँ पे C0 का यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको थियरी पोर्शन में शायद आपने अगर याद नहीं रखी या फिर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये वैल्यू भी आप अच्छे से देख लो। क्लियर? ओके। सो ये सारी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दी है, तो उसकी एक C0 की कुछ वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे C0 की अब वैल्यू हमारे पास है। तो आपकी जो भी आउटपुट इक्वेशन है कि C0d2 इंटू LNS, वहाँ पे C0 अब आ गया, NS आ गया, d2L अब हमारा अननोन पार्ट है, जो कि उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके आउटपुट इक्वेशन को कंपेयर करके, जो कि आउटपुट इन KVA, तो दैट शुड बी ऑलरेडी डिराइव्ड, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 14.7 KVA, जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में जो कि सेकंड स्टेप था उसमें डिफाइन किया है। तो उसके ऊपर से आपको मिलेगा
Q की वैल्यू जो कि आउटपुट रेटिंग्स है इन केवी है, डिवाइड बाई इट्स C0 दैट इज़ 108.7268 एंड इट्स सिंक्रोनस स्पीड दैट शुड बी 25। यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड लेनी है, ना ही कि आपकी रोटर स्पीड। क्लियर? आपको रोटर की स्पीड नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको सिंक्रोनस स्पीड लेनी है जो कि स्टैंडर्ड आपकी होनी चाहिए। क्लियर? तो उस हिसाब से डी स्क्वेयर एल की कुछ वैल्यू मिलेगी। इस फॉर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका डी स्क्वेयर एल बनेगा 0.0054 मीटर क्यूब। क्यों? इसका यूनिट मीटर क्यूब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डी स्क्वेयर जो भी है, डी स्क्वेयर, डी मतलब कि सिंगल डायमेंशन या फिर वन डायमेंशन, तो उसका रहेगा मीटर। सेम वे यहाँ पे डी स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर इंटू लेंथ इज ऑल्सो इन मीटर, सो इट्स यूनिट शुड बी इन मीटर। So meter square into meter is equal to meter cube. So here d square L should be meter cube. Clear? यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसके ऊपर से आपको मिला d square L that should be 0.0054 meter cube. Clear? Okay. Now we are going to discuss that how we can separate the d and L. क्लियर? तो उसके लिए आपको मैंने थियरी पोर्शन में जो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि सेपरेशन ऑफ द डी एंड एल, उस टाइम मैंने बताया था कि एल बाई टाउ की रेशियो कैसी होनी चाहिए, या फिर आपको कौन सा मशीन या फिर कौन सी मोटर दी है और उसके रेटिंग, या जैसे कि स्मॉल मोटर है तो क्या है, या फिर आपको गुड एफिशिएंसी वो अगर चाहिए तो क्या करना चाहिए, गुड पावर फैक्टर के लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि एल बाई टाउ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। अगर आपको बोलते हैं कि ओवरऑल गुड डिज़ाइन, देन यू हैव टू टेक एल बाई टाउ शुड बी 1। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे इक्वेशन बनता है एल बाई टाउ इज इक्वल टू 1, तो एल इज इक्वल टू टाउ हम बोल सकते हैं। लेकिन वी ऑल्सो नो दैट टाउ शुड बी पाई डी डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पे हम यही इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखते हैं कि एल इज इक्वल टू टाउ। सो एल को आप फाइंड करना चाहते हो तो डी स्क्वेयर एल, जो कि यहाँ पे एल को हमने पाई डी बाई पी में बता दिया, तो ये इक्वेशन क्या बना, पाई इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई पी, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमारे पास है। क्लियर? जो कि है 0.0054। तो इस केस में आप देखो कि आपको क्या मिलेगा कि डी क्यूब इंटू पाई डिवाइड बाई पी दैट इज इक्वल टू 0.0054। सो यहाँ पे पाई और पी की वैल्यू अगर आप रख देते हो और उसे 0.0054 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई वैल्यू मिलेगी, जिसको आप अंडर क्यूब करोगे, क्योंकि यहाँ पे डी क्यूब है तो यहाँ उसको आप सामने ले जाओगे तो वो बनेगा 1/3 पावर, या फिर अंडर क्यूब, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 ऑफ दी 0.0054 इंटू पी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई पाई, सो दैट इज 0.1902 विच इज योर डी। क्लियर? क्योंकि आपका डायमीटर ऑफ दी स्टेटर बोर है। तो यहाँ पे आपको डी मिल गया, तो आप ये भी जानते हो कि डी मिलता है तो हम एल फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे डी स्क्वेयर एल में डी स्क्वेयर एल डी स्क्वेयर एल जो कि आपके पास उसकी वैल्यू है 0.0054, उसी वैल्यू में अगर आप रखोगे तो यहाँ पे तो उसी वैल्यू में आप अगर यहाँ पे रख दो कि d इज इक्वल टू 0.1902, तो यहाँ पे आप l को सब्जेक्ट बना सकते हो इजीली, तो इसके ऊपर से भी आपको एक वैल्यू मिलेगी। अगर दूसरा वे में आपको बताना चाहो कि डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू 0.0054, यहाँ पे d इज इक्वल टू 0.19, तो l इज इक्वल टू 0.0054 डिवाइड बाई 0.0054 डिवाइड बाई इट्स डी स्क्वेयर, डी इज इक्वल टू 0.19 स्क्वेयर, तो उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली एल की वैल्यू मिलेगी। अगर दूसरा वे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको डी स्क्वेयर एल में आपको फाइंड नहीं करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि एल इज इक्वल टू पाई डी डिवाइड बाई पी, तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू है, पी की वैल्यू और पाई की भी वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू इजीली
मिल जाएगी। तो ये आपकी सेकंड पैटर्न हुई कि एल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एल को फाइंड करने के लिए पाई डी बाई पी इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डी स्क्वायर एल का जो भी वैल्यू है उसमें भी आप रख के ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यूमेरिकल 2। क्लियर? ये भी आपके मेन डायमेंशन के ऊपर ही है। मेन डायमेंशन मतलब कि डी एंड एल, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको उसमें फिर से बता दूं कि आपको जो भी पैरामीटर्स के बेसिक वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग, आउटपुट रेटिंग और पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, तो उसके इरिस्पेक्टिव आप अपनी C0 डी स्क्वायर एल एन एस जो भी आपके आउटपुट इक्वेशन है उसमें आप रख के डी स्क्वायर एल अननोन को बना के आप उसको एक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। देन आफ्टर यू हैव टू सेपरेट दैट वैल्यू ऑफ डी एंड एल, या फिर डी एंड एल की वैल्यू आपको अलग करनी है। उसके लिए आपके पास एल बाई टाउ जो भी आपका रेशियो है उसकी वैल्यू दी हुई होगी। अगर नहीं दी है तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि फॉर गुड और ओवरऑल गुड डिज़ाइन वी हैव टू टेक दैट एल बाई टाउ रेशियो शुड बी 1। क्लियर? ओके, तो इस वैल्यू को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप ये एग्जाम्पल इजीली कर सकते हो। और अगर डी या फिर एल किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो आप दूसरे की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। पाई डी बाई पी इज इक्वल टू एल, या फिर डी स्क्वायर एल में आप उसकी वैल्यू रख दो तो आपको ये इक्वेशन इजीली सॉल्व या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर? ओके, सो ये हुई बात हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की। नाउ राइट डाउन द डेटा फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल। दैट शुड बी लाइक दिस वे, दैट डिटरमाइन द मेन डायमेंशन, number of radial ventilator ducts, number of stator slots, and the number of turns per phase for 3.7 kilowatt 400 volt 3 phase 4 pole 50 hertz and squirrel cage induction motor to be started by the star delta starter. Now these are your winding details. Assume that average flux density is equal to 0.45 Weber per meter square and ampere conductors per meter is equal to 23,000. Efficiency is 0.85 and power factor is equal to 0.84. Here आपको मैंने जैसे कि बताया था कि मशीन रेटेड एट 3.7 किलोवाट 4 पोल sold at a competitive price and we have to choose the main dimension to give the cheap design. Here we have to assume that winding factor is equal to 0.955 and stacking factor is equal to 0.9. Clear? तो आपको जो भी डेटा दिया है उसके ऊपर से आपको क्या करना है कि आपको गिवन डेटा सबसे पहले जस्टिफाई करना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको आउटपुट रेटिंग दिए है, voltages, poles, frequency, specific magnetic and electrical loadings, and its efficiency, power factor, and your stacking factor and winding factor. Clear? Okay. So write down that solution that we have to find first of all the main dimension. यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें फाइंड करनी, तो हम टर्न बाय टर्न या फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे कि पहले हम ये फाइंड करेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड दीज वैल्यूज़, और लेटर ऑन हम ये फाइंड करेंगे। क्लियर? तो ये प्रीवियस एग्जांपल के जैसे है कि आपको पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी और आपको आउटपुट रेटिंग्स दिए हुए हैं इन किलोवॉट्स, जिसे आप केवीए में फाइंड करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपका केवीए रेटिंग बनेगा 5.18। ओके, सेम वे जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, यही चीज़ हम फिर से कर रहे हैं कि भाई आपका आउटपुट कोफिशिएंट that should be 11 kW into DAV AC into 10⁻³ क्लियर? तो इसके ऊपर से आपके C0 की वैल्यू मिलेगी 108.7, जो कि इसका यूनिट हमने प्रीवियस केस में आपको बताया था। आपको यहाँ पे C0 का यूनिट भी मेंशन करना है। क्लियर? ओके, नाउ द सिंक्रोनस स्पीड इज सेम एज द प्रीवियस केस एंड वी हैव टू फाइंड दैट प्रोडक्ट ऑफ डी स्क्वायर एल, जो कि ये भी हमने प्रीवियस केस में किया कि Q/C0 इंटू NS।
सो इट्स वैल्यू शुड बी लाइक 1.91 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब d²L। क्लियर। यहाँ पे आपको चीपर डिज़ाइन के लिए बोला है, जो कि ये चीज़ हुई सेपरेशन ऑफ डी एंड एल। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, फॉर दी चीपर डिज़ाइन। क्लियर। तो उसके लिए L/τ मस्ट बी 1.522। ये आप सेपरेशन ऑफ DL की थियरी में भी फाइंड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एग्जांपल पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे L/τ दैट शुड बी τ इज इक्वल टू πD/p। सो L डिवाइड बाई πD, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो कि न्यूमरेटर में जाएगा, जो बनेगा L इंटू पी डिवाइड बाई पाई इंटू टी इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे L/D दैट शुड बी 1.178। क्लियर। L/D शुड बी 1.178। तो इसके ऊपर से L और D का रिलेशन क्या बना, L इज इक्वल टू 1.178 इंटू डी। क्लियर। जो कि L और D का रिलेशन मिल चुका है। इसके ऊपर से अब d²L में यही वैल्यू अगर आप रखते हो तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा कि d²L इज इक्वल टू 1.91 इंटू 10⁻³ इंटू मीटर। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 1.178 डी। तो यहाँ पे सारी टर्म्स को हम डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अगर, तो क्या बनेगा d³ इंटू 1.178 दैट शुड बी 1.91 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आप d को फाइंड करोगे तो जो अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.1179। तो इसके ऊपर से आपका मैग्नीट्यूड या फिर आपकी वैल्यू फॉर दी d इज इक्वल टू 0.12 मीटर। क्लियर। तो इसके ऊपर से आप L की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे कि d²L में हमें पता ही है, या फिर d या फिर L इज इक्वल टू 1.178 इंटू डी। तो इसके ऊपर से आपकी वैल्यू L की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम L दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों वे में से अगर आपको कोई भी इजी लगे, या फिर आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग में जो भी स्पाइक हो कि भाई मैं इसको ऐसे फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर। ओके। तो ये चीज़ हुई आपके L। तो यहाँ पे आपका D एंड L सेपरेशन भी हो गया। तो यहाँ पे आपकी D की वैल्यू बनी 0.12 एंड L की वैल्यू बनी 0.13। क्लियर। जो कि D एंड L हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोल पिच, जो कि यहाँ पे पोल पिच τ शुड बी πD/p। तो इसके लिए हमारे पास D की वैल्यू है, P की है, और पाई वी ऑलरेडी नो दैट। सो आपका τ बनेगा 0.094 इंटू मीटर। इट्स यूनिट इन मीटर। क्लियर। ओके। हियर दैट लेंथ ऑफ द कोर इज 0.13 मीटर एंड so we can say that one radial duct of 10 mm wide is provided। यहाँ पे आपको दिया है कि आपको वेंटिलेशन डक्ट जो भी है वो आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करनी है, जो कि आपकी कोर पिच के हिसाब से हम करते हैं। तो आपकी कोर लेंथ हुई 0.L, कोर लेंथ इन टर्म्स ऑफ L, तो जो कि L बनता है 0.13। सो आवर रेडियल डक्ट शुड बी 10 mm wide, that is provided here। So our net ion length Li that should be given by the equation Li is equal to 0.9 into 0.13 minus 0.01। So Li length of ion path या फिर ion should be 0.108। Clear? Okay. Next thing is turns per phases। So flux per pole, जैसे कि हमें पता है कि phi m is equal to BAV into L into टाउ। तो यहाँ पे आपके लिए जो कि फ्लक्स पर पोल या फिर मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल शुड बी 5.5 इंटू 10⁻³ यूनिट इज इन वेबर। क्लियर। ओके। नाउ हमें डेटा में क्या दिया हुआ था, एज पर दी स्टेटर डिज़ाइन, जो कि हमें स्टेटर डिज़ाइन में आपको दिया था कि आपका स्टार डेल्टा टाइप का स्टार्टर आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब है कि हमारी जो भी स्टेटर की डिज़ाइन है वो आपकी बनेगी स्टार टाइप की। क्लियर। ओके। सो स्टेटर टर्न्स पर फेज दैट शुड बी
TS इज इक्वल टू ES अपॉन 4.44 FY इंटू KWS, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें पता है 5M, अभी हमने प्रीवियस केस में ऊपर हमें जो यहाँ पे फाइंड किया था वो, और KWS जो कि वाइंडिंग फैक्टर आपको पता है, एंड ES की वैल्यू ऑलरेडी 400 वोल्ट प्रोवाइड की हुई है। तो इसका मतलब है TS शुड बी 343 टर्न्स। यहाँ पे आपको यूनिट नहीं है लेकिन आपको टर्न्स ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये इतने टर्न्स होने वाले, टर्न्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटर टर्न्स। क्लियर? दैट शुड बी 343 टर्न। क्लियर? ओके। नाउ द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मशीन रेटिंग कैसे दी है 3.7 किलोवाट। इसके ऊपर से हम क्या बता सकते हैं कि ये स्मॉल साइज मशीन है। क्लियर? एंड स्मॉल साइज मशीन हो तो हमने स्टेटर स्लॉट डिज़ाइन में स्पेसिफाई किया था कि सेमी एनक्लोज स्लॉट्स शुड बी यूज्ड फॉर द स्मॉल rating or a small size of the machines. So these machine that must be slot pitch that is not lower than the 15 mm. Clear? So let us start to discussing these things, that a stator slots per pole per phase, जो कि आपको 3 दिया हुआ है, या फिर हमें नहीं दिया है तो हम स्लॉट पर पोल पर फेज हम 3 लेंगे, जो कि हमने उसकी थियरी के टाइम पे ये चीज़ हमने मेंशन की है। एंड नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स SS दैट शुड बी 3 इंटू 4 नंबर ऑफ पोल्स इंटू QS, जो कि आपके स्लॉट पर पोल पर फेज की वैल्यू है। तो ये बनेंगे आपके स्टेटर स्लॉट 36 बनेंगे या फिर 36। क्लियर? ओके। नाउ the stator slot pitch that should be YSS and its equation is pi d upon SS, क्योंकि यहाँ पे YSS means stator slot pitch, SS means stator slots, D is equal to diameter of the stator bore। तो उसके ऊपर से हमारी जो भी स्लॉट पिच है, स्टेटर स्लॉट पिच की बात करें या फिर स्लॉट पिच की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बनेगी 10.47 mm YSS। ये इक्वेशन आपने जब हमने वर्कशीट में आपने ये इक्वेशन डिराइव किया हुआ है कि स्टेटर स्लॉट पिच की जो थियरी थी उस टाइम पे मैंने आपको मेंशन किया था। तो इसके ऊपर से टोटल नंबर ऑफ द स्टेटर स्लॉट दैट शुड बी हाउ मच 6 इंटू TS। ओके, क्योंकि यहाँ पे पर आप फेज की बात करें तो एक फेज के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे और पर कंडक्टर दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2। सो यहाँ पे 6 ऐसे आता है, और TS जो कि टर्न्स फॉर द स्टेटर दैट शुड बी 343। इसके ऊपर से टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर्स कितने मिलते हैं 2058। क्लियर? ओके। नाउ एक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स आएंगे या फिर कंडक्टर्स पर स्लॉट, उसके लिए क्योंकि ये चीज़ सारी स्टेटर डिज़ाइन की है तो इसके लिए आपको स्टेटर कंडक्टर, ये मैंने आपको थियरी में बताया था कि स्टेटर डिज़ाइन की थी तब कि भाई आपको सारी चीज़ें जो हम इंडिविजुअली अभी बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। क्यों? क्योंकि वो सारे इक्वेशंस आपको एग्जाम्पल में यूजफुल होने वाले थे। सो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट टर्न्स पर फेज या फिर उसके जो भी कंडक्टर्स पर स्लॉट्स या फिर उसके स्टेटर टर्न्स कितने हैं, स्टेटर स्लॉट्स, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है क्योंकि ये पूरा एग्जांपल स्टेटर डिज़ाइन का है और उसकी शुरुआत या फिर कोई भी एग्जांपल की शुरुआत होती है आपके मेन डायमेंशन से। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे कंडक्टर पर स्लॉट की बात करें तो वो कितने बनते हैं, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है 2058 एंड पर स्लॉट मतलब कि 36, तो दैट शुड बी 57। इट मीन्स एक स्लॉट के अंदर 57 स्टेटर कंडक्टर्स कैन बी प्लेस्ड, या फिर 57 कंडक्टर या फिर 57 कंडक्टर को हम एक स्लॉट के अंदर प्लेस करेंगे। क्लियर? ओके। नाउ एक्चुअल नंबर ऑफ द टर्न्स पर फेज हाउ मच, इसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन या फिर हमारी जो भी हमने ऑब्जर्व किया था उस हिसाब से जो फाइंड किया थियरी बेस पे, और ये हमारे जो भी कंडक्टर के बेसिस के उसके जो भी इक्वेशन है उसके हिसाब से हम फाइंड करें।
तो इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं वो हम वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज शुड बी 36 इंटू 57, जो कि आपके पर कंडक्टर स्लॉट्स है, इतने स्लॉट्स है यहाँ पे, पर कंडक्टर इतने स्लॉट्स है, डिवाइड बाई 6, तो दैट शुड बी 342। यहाँ पे आपने जो भी कंडक्टर स्लॉट्स लिए थे वो 343 थे, तो यहाँ पे 342 है, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम, सो वी कैन से दैट अवर डिज़ाइन इज ओवरऑल फाइन। क्लियर? ओके। सो इसके ऊपर से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्टेटर स्लॉट डिज़ाइन या फिर स्टेटर डिज़ाइन का पूरा एग्जांपल भी ऐसे आपको साथ में पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके। सो फिर से एक बार मैं आपको ये पूरे एग्जांपल का डेटा आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे हमने d²L तक का, तो आपने ये वर्क इजीली आप कर पाओगे। देन आफ्टर पोल पिच भी इजीली फाइंड कर लोगे। टर्न्स पर फेज का इक्वेशन हमें पता है, तो स्टेटर टर्न्स फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके दिमाग में स्पाइक अगर ना हो तो आपको मैं फिर से बताऊँ कि स्टेटर टर्न्स पर फेज का इक्वेशन, देन आफ्टर स्टेटर स्लॉट्स कितने बनते हैं, स्लॉट पिच, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट्स, and then you have to verify these values with actual number of turns per phases. Clear? Okay. Now today's assignment work, जो कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स है जो हम ये न्यूमेरिकल सेशन में डिस्कस करेंगे, वो सारे आपको आपके असाइनमेंट वर्क के साथ अटैच करने, मतलब कि ये आपका बनेगा ट्यूटोरियल वर्क। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल 1 या फिर न्यूमेरिकल 1 जो कि आपका ट्यूटोरियल 1 बनेगा, या फिर ट्यूटोरियल 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए वो दोनों आपको लिखने हैं, जो कि आपके एक्सटर्नल वाइवा के टाइम पे या फिर आप डिज़ाइन शीट ड्रॉ करोगे तब जाके आपको ये यूज़फुल होने वाला है। तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप दोनों एग्जाम्पल जो भी मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है वैसे ही फॉर्म में आप अपने वे में कर सकते हो। कोई इक्वेशन में या फिर उसमें आपको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने तो कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन कैन नॉट बी रॉन्ग। क्लियर? तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसकी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो ये दोनों एग्जांपल जो हमने आज डिस्कस किए वो दोनों आपको ट्यूटोरियल वर्क में लिखने हैं। क्लियर? ओके। सो टिल देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एज वी कैन कंप्लीट अवर दिस सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय स्वामीनारायण।